एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने लाइंस तक यानी रेखाओं तक जाना था, प्रवाही रेखा तक लास्ट वीडियो में हमने जाना था। आज हम जानेंगे आकृति यानी कि रूप। रूप क्या होता है? अगर हम कोई लाइंस मतलब लाइंस का यूज करके पेपर के ऊपर लाइंस का यूज किया, उन लाइंस से हम कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, यानी कोई शेप तो बनाएंगे, तो उस शेप को ही आकृति बोला जाता है। ठीक है। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। अतः रूप निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं किया। अतः इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का निर्माण करता है, जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। मतलब कि ऐसे आकृति बनाई जाती है और रूप को यानी कि आकृति को यानी शेप को दो भागों में विभक्त किया गया है। समांतरिक रूप और असमांतरिक रूप। समांतरिक रूप कौन से होते हैं? यह वह रूप है जो दाईं से बाईं दोनों ओर से एक समान होते हैं, जैसे वृत्तक, घन, आयत, आयत, ग्लास। ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम होता है। ठीक है, वो हमारे होते हैं समांतरिक। असमांतरिक यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति का होता है, जैसे विषमकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, केतली तथा सुराही आदि। यह रूप देखने में अधिक रुचिकर होते हैं। ठीक है, यह देखने में अधिक रुचिकर होते हैं। इसके अतिरिक्त, ठीक है, यानी कि ये वाला चित्र आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर दो भाग विभक्त किए गए हैं, सक्रिय रूप और सहायक रूप। ठीक है, जानते हैं रूप। यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। ठीक है, सहायक रूप यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में विभिन्न प्रकार के रूपों के विभिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है: आयताकार, ठीक है, आयताकार यानी स्थायित्व, शक्ति आदि; त्रिभुजाकार, विकास, सुरक्षा आदि; वर्ताकार, गति, आकर्षण आदि; अंडाकार, लावण्य, सौंदर्य आदि। ठीक है, यह हमारी होगी आकृति कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ण की। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देखते हैं। जब वस्तु को टकराकर प्रकाश आंखों में रेटिना पर प्रभाव पड़ता है, तो रेटिना के पार्श्व में रोड्रस तथा कॉन्स ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग लाल, पीला, नीला माने जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्ण है, जिसको कलर बोला जाता है, वो एक प्रकाश का गुण बोला जाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश की सहायता से ही, यानी कि सनलाइट की सहायता से हम जो है चीज़ों कलर्स देख पाते हैं। हमने पेंटिंग वगैरह देखी होगी, अगर वो सनलाइट में होगी तो उसके कलर्स हमें एकदम क्लियर दिखेंगे। तभी तो बोला जाता है अगर कोई भी हमें पिक्चर वगैरह क्लिक करनी है तो उसके लिए हमें सनलाइट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ण के गुण। ठीक है, वर्ण के मुख्य 3 गुण होते हैं: रंगत, मान, संघनता। ठीक है, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। ठीक है, मतलब उसका जो लालपन, पीलापन है वो सब जान पाता है। ठीक है, अब मान की बात करें। यह रंगत के हल्के व गहरेपन का घोतक है, जैसे गहरा लाल तथा हल्का लाल आदि। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि किसी रंग में काला रंग मिलाया जाए तो उसका मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद व लाल रंग की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम किसी में ब्लैक कलर मिला देंगे तो वो जो कलर है वो कलर डल हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो कलर डल हो जाता है। ठीक है,
अगर हम उसमें व्हाइट मिला दें तो वही नया कलर निकल के आ जाता है, और ऊपर से वो कलर इतना अच्छा होता है, एकदम ब्राइट निकल के आता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो बस उसी का मतलब होता है मान यानी वैल्यू। ठीक है, जिसको वैल्यू कहा जाता है, मान यानी वैल्यू। अब बात करते हैं संघनता यानी इंटेंसिटी। यह रंग की शुद्धता का परिचय है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्णों में घनता कम हो जाती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की संघनता को कम किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद निम्नलिखित हैं। मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण, जिसको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लाल, पीला। ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध है। मतलब जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, येलो एंड ब्लू होते हैं। ठीक है, ये जो कलर्स होते हैं वो किसी और कलर का मिक्स करा हुआ नहीं बनते। ये अपने आप में खुद एक शुद्धता प्राप्त करे हुए होते हैं। तो ये स्वयं बने हुए कलर्स हैं और इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें हैं, नीली, पीली, लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से विभिन्न है। प्रकाश की मुख्य 3 रंग हैं, हरी, बैंगनी तथा लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगों को मिला दिया जाए तो यह सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगी। इसके विपरीत पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला तथा नीला मानते हैं। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि तंतुओं से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राथमिक वर्णों के प्रभाव, यानी कि जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उनके प्रभाव। ठीक है, वो मतलब कैसा प्रभाव डालते हैं, कैसा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि। यह एक गर्म रंग है। ठीक है, पीले वर्ण का प्रभाव प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि। यह वर्ण रंग है, यह गर्म रंग है। नीले वर्ण रंग का प्रभाव शीतलता, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष तथा रात्रि आदि। यह ठंडा रंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय रंग, जिसको सेकेंडरी कलर बोला जाता है, जो कि प्राइमरी कलर का मिश्रण होता है। प्राइमरी कलर से मिलकर बने होते हैं सेकेंडरी कलर। ठीक है, किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे रेड, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी। लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, पीले और नीले को मिलाएंगे तो हरा बनेगा। ठीक है, द्वितीय वर्णों का प्रभाव। ठीक है, मतलब वो क्या उनके इफेक्ट है। बैंगनी रंग का प्रभाव सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि। नारंगी वर्ण का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि। यह गर्म रंग है। हरे वर्ण का प्रभाव बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रसन्न आदि। यह ठंडा रंग है। अब हम बात करते हैं तृतीय रंग की। ठीक है, तृतीय रंग, ठीक है, यानी टर्जरी कलर्स। ठीक है, इसको तृतीय रंग यानी टर्जरी कलर्स बोला जाता है। किन्हीं 2 द्वितीयक वर्ण को मिला दिया जाए तो विभिन्न रंगतों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे नारंगी, बैगनी और नारंगी को मिला के बनता है रसेट कलर। बैगनी और हरा को मिला बनता है ऑलिव। हरा और नारंगी को मिला के बनता है सेटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं समीपर्वतीय वर्ण यानी एनोलॉगस कलर्स। ठीक है, समीपर्वतीय वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं, जैसे पीला, नीला, पीला नारंगी तथा नारंगी। सभी में पीला रंग उपस्थित है। ठीक है, जो एक ही उसके होते हैं, जाति के यानी एक ही श्रेणी के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विरोधी वर्ण की यानी अपोजिट कलर। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे रंग का विरोधी रंग नारंगी का विरोधी रंग बैगनी तथा नीले का विरोधी रंग पीला। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकांकी वर्ण की यानी मोनोक्रोम। यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा संघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। अगर हम कोई मोनोक्रोम में पेंटिंग बनाते हैं, आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखा हो या फिर
मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी मोनोक्रोम वाली, जो कि एक कलर होता है, एक ही कलर को यूज़ करके हमें वो पूरी पेंटिंग कंप्लीट करनी होती है अपनी, ठीक है, तो वही मोनोक्रोम कलर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं तान यानी टोन, जिसमें लाइट टू डार्क, आपने शेडिंग वगैरह या फिर कलर करते टाइम देखा होगा जिसमें लाइट टू डार्क शेडिंग होती है, तो वही टोन आता है, ठीक है, जिसको तान बोला जाता है, ठीक है। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफेद तथा काले के परिणाम का द्योतक होता है। किसी भी वर्ण में सफेद व काले रंग की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तानों को मुख्य 3 भागों में विभक्त किया गया है: छाया, मध्य प्रकाश, प्रकाश यानी डार्क, मिडिल टोन और लाइट, ठीक है। अब जब हम करते हैं तो हम देखते हैं डार्कनेस देते हैं अपने वर्क में, मिडिल टोन देते हैं, लाइट देते हैं, तो ये सारे हमारे तान के यानी टोन के भाग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चित्र में तान का महत्व। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तित्व भावनाओं का बड़ा महत्व होता है। उन्हें व्यक्त करने से चित्रकला के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप, रेखा, रंग, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें तान भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत बड़ा महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्वियामी धरातल, द्वियामी यानी कि 2D, ठीक है, द्वियामी यानी कि 2D, तान के प्रयोग से ही द्वियामी धरातल पर त्रियामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। त्रियामी यानी कि 3D। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम तथा आयतन का आभास जाता है। जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लता पूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी संघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है, किंतु तान के परिवर्तन से प्रभाव परिवर्तित हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि तान का मतलब वही होता है लाइट टू डार्क टोन देना। अगर हम कोई चित्र बनाते हैं या फिर कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसको 2D या फिर 3D में दिखाने के लिए हम उसमें डार्क टू लाइट टोन देते हैं उसको, तो यही हमारा टोन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वयन, पोत, जिसको टेक्सचर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, टेक्सचर, जो हम अपने वर्क में टेक्सचर वगैरह देते हैं, चाहे हम पेंसिल से दें, चाहे हम कलर से दें या फिर किसी चीज़ का यूज़ करके दें, तो वो टेक्सचर कहलाता है, जिसको पोत यानी वयन कहा जाता है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक बिंदु में अंतर पोत के माध्यम से ही किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक हो सकता है, जैसे खुरदुरा तथा चिकना आदि। पोत को 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। साधारणतः पोत के 3 प्रकार माने गए हैं: प्राप्त, अनुकृत, सृजित, ठीक है। पहला है प्राप्त या उसको प्राप्त पोत प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिला, भित्ति, कपड़ा तथा ताड़पत्र स्वंगत ही आया हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अनुकृत पोत अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण द्रष्टव्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है सृजन पोत। सृजन पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजन किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र को क्रियाशीलता प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे अपना अंतराल की, ठीक है। अंतराल यानी स्पेस। चित्रकार जिस चित्र भूमि पर अंकित करता है स्पष्टता द्वियामी होती है, यही अंतराल होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र
जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगी कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं या फिर मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो हमें किसी पेपर या नीचे किसी स्पेस की या फिर बोल सकते हैं किसी न किसी की तो ज़रूरत होगी, जैसे वॉल पे, कपड़े पे, पेपर पे, तो नीचे हमें बेस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो वो जो बेस होता है ना उसी को अंतराल कहा जाता है, यानी स्पेस। ठीक है, अंतराल का महत्व, कला के तत्व अंतराल से ही किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जाता है, परंतु इन कलाकारों में तालमेल देखने के लिए तथा एक रास्ता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रतल पर विभिन्न प्रभावों को उद्वेलित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है, समविभाजन और असमविभाजन। ठीक है, समविभाजन और असमविभाजन। ठीक है, और असमविभाजन। समविभाजन रेखाओं के माध्यम से चित्र भूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति तथा संतुलन के प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। असम विभाजन की अगर हम बात करें तो कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वियामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रियामी प्रभाव देखने में समर्थ होता है। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, सक्रिय, अब हम बात करते हैं सक्रिय तथा सहायक अंतराल। ठीक है, चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती हैं। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर ही सहायक आकृति को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, संयोजन के 6 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित, लय, परिप्रेक्ष्य। ठीक है, सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्कसंगत संबंध को संयोग कहते हैं। ठीक है, सहयोग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामंजस्य। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व जैसे आकृति, वर्ण तथा तान एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरीक्षक वीक्षण तत्व ना आए पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतुलन की। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भार युक्त प्रतीत न हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृतियां अंकित करता है और अंतराल का दूसरा भाग स्थित छोड़े, उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपों की रचना हुई है और इसके विपरीत अंतराल का स्थित भाग शून्य लगने लगेगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के स्थित भाग में भी कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित प्रतीत होगा। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कुछ बनाया तो हमने वो चीज़ आधे हिस्से में यानी कि यहाँ बना दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल
वो ऐसी बन गई, ठीक है। अब हमारा ये हिस्सा तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ कवर हो गया, बट ये हिस्सा हमारा ज़्यादा ओपन रहा है ना, तो ये खाली है, यानी कि ये संतुलन प्रकट नहीं कर रहा, क्योंकि ये हिस्सा खाली बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है, तो मतलब हमारा ये हिस्सा तो कवर हो गया, लेकिन ये हिस्सा कवर नहीं हो रहा। इसको कवर करने के लिए हमें इसको बीच में बनाना पड़ेगा, तभी तो दोनों साइड बराबर आएंगी, संतुलन बना रहेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि जो अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमें संतुलन बनाए रखना पड़ता है अपने चित्र में। अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई फॉर एग्जाम्पल कलर की लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर किया, ठीक है, रेड ब्लू कलर यहाँ हो गए, उसके अपोजिट कलर यहाँ पे है, अगर ये रेड ब्लू ग्रीन कलर यहाँ नहीं होंगे तो ये संतुलन नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही कलरों को हम इन्हीं कलर को अगर हम यहाँ डाल देंगे तो बराबर संतुलन बनेगा, ठीक है। तो यही हमारा संतुलन कहलाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए तो वह भी अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा। हमारी आंखें अति शीघ्र थक जाती हैं, अतः रूप को केंद्र से कुछ हटाकर बनाना चाहिए। इसी प्रकार रंगों को भी संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में व हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि गहरे अथवा सूक्ष्म रंग अधिक भार युक्त होते हैं, वह हल्के व शीतल रंग कम भार वाले होते हैं। इस प्रकार चित्र संयोजन में संतुलन बड़ा सहायक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये आपको। अब हम बात करते हैं प्रभाविता की। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंचती है, तत्पश्चात अन्य आकृतियों पर विवरण कर महत्वपूर्ण चित्र का रसास्वादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदर पूर्वक प्रयोग किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता के पदामणि बोधिसत्व, मार विजय तथा राहुल समर्पण के चित्रों में देखने को मिलता है। मार विजय यानी कि ये सारे चित्र हैं, ठीक है। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहलाते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है, क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में पड़ जाती है, तो उसमें नीरसता उत्पन्न होती है। यदि उसमें कुछ कलात्मकता लाते हुए रूपों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है तो वहाँ सरस लयात्मकता वातावरण क्रियावृत्त होता है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है और दूसरे में गतिशील रेखाओं के माध्यम से तो दूसरा वाला चित्र आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से लय की दृष्टि हो जाती है। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्वियामी धरातल पर वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, आकार में व वर्ण में धुंधली तथा अस्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।